बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं हूँ हर्बलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इसाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि ये एक तिब्बी चैनल है, इसे ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि तिब्बी मालूमात बहुत सारे दोस्तों तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अस्थमा के बारे में, यानी दमा के बारे में। ये दमा क्या होता है? जब सांस की नालियाँ सिकुड़ जाएं और उनके अंदर रतूबात भर जाएं तो इसकी वजह से इंसान को सांस नहीं आ रहा होता, इसको हम दमा कहते हैं। ये किन लोगों में हो सकता है? ये बच्चों में भी हो सकता है, ये बड़ों में भी हो सकता है और ये नौजवानों में भी हो सकता है। इसकी होने की वजूहात क्या हो सकती हैं? ये विरासत में हो सकता है, जिसे इनहेरिटेड कहते हैं, और 10% ऐसा ही होता है। इसके अलावा अगर नौजवान लोग जो हैं, जब 18 और 20 साल के जो लोग हैं, जब वो ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह होता है, तो ये चीज़ें फेफड़ों के अंदर इरिटेशन पैदा करते हैं और बिल आखिर ये दमा की वजह बन जाते हैं। और बूढ़े लोगों के अंदर, चूँकि उनके अंदर जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इस वजह से उनको दमा भी हो सकता है। और आज का जो सबसे बड़ी दमा की वजह बन रही है वो एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। बहुत एलर्जी से क्या मुराद है? ऐसी चीज़ें जो कि किसी इंसान के मिजाज को मुवाफ़िक ना हो, जब वो उनके फेफड़ों में चली जाती हैं तो उससे फेफड़ों में इरिटेशंस होती है, फेफड़े सिकुड़ते हैं और ऑटोमेटिकली उसके अंदर सिक्रीशन या रतूबत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसकी दो सबसे बड़ी अलामात होती हैं। एक तो मरीज़ जब सांस ले रहा होता है तो उसमें सीटी की आवाज़ होती है, और दूसरा उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों, क्या ये एक बात जो कही गई है कि दमा दम से है, क्या ये बात ठीक है? लेकिन मैंने अपने 30 साल प्रैक्टिस में ये देखा है, ये बात 100% गलत है। और फिर कहा क्यों जाता है कि दमा दम से है? तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि इस मर्ज़ का प्रॉपर इलाज नहीं किया जाता। इसका सिर्फ सिम्टमेटिकली इलाज किया जाता है, सिर्फ अलामत को दबाने के लिए जब इलाज किया जाएगा। तो क्या दोस्तों ऐसा मुमकिन है कि हम अलामत को दबाएं और मर्ज़ ख़त्म हो जाए? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मर्ज़ अलामत जो है वो तो मर्ज़ की एक निशानदही कर रही होती है, वो बता रही होती है कि असल मर्ज़ अंदर क्या है। अलामात जो होते हैं वो कभी मर्ज़ नहीं हुआ करती, बल्कि ये मर्ज़ की तशरीह किया करती हैं कि मर्ज़ है कहाँ पर। अब हमने देखा कि जब भी कोई भी ऐसी एलर्जेंट जो है वो हमारे फेफड़े में गया, उसे फेफड़ों के अंदर सुकेड़ पैदा कर दिया और इन्फ्लेमेशंस पैदा कर दी, तो उसके लिए किया क्या जाता है? ये जितने भी कोएक्स डॉक्टर बैठे हुए हैं या जो इन्हेलर यूज़ करते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं, आप देखिए ये इन्हेलर और स्टेरॉइड करते क्या हैं? वो दरअसल एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। वो फौरी तौर पर आपके फेफड़े की नालियाँ जो हैं उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन आई थी, जो सोजिश आई थी, उसको उतार देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि आपका सांस जो है वो बहाल हो जाता है। लेकिन क्या आप इस समझ रहे हैं कि ये स्टेरॉइड, ये इन्हेलर जो है वो उसने सिर्फ उस जो एलर्जी जिसकी वजह से हुई थी उस वजह को तो ख़त्म नहीं किया, बल्कि एलर्जी की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुई थी उसको वक्ती तौर पर उसने ख़त्म कर दिया और मरीज़ का सांस जो है वो बहाल हो गया। या फेफड़ों के नालियों में जो सुकेड़ वाक़या हुआ था, ऐसी अद्वियात दी जिन्हें वक्ती तौर पे ब्रोंकोडायलेटर का काम किया, फेफड़े की नालियों को फैला दिया, ऑक्सीजन प्रॉपर तौर पे मिलना शुरू हो गई, ऑक्सीजन सही आना शुरू हो गया और मरीज़ को वक्त पे अफाका भी हो गया। इस तरह जब किसी को शुरू में स्टेरॉइड इंजेक्शन दे दिए जाते हैं तो उससे भी ऐसे होता है जैसे मरीज़ को ये मर्ज़ था ही नहीं, और बाज़ औक़ात ये मर्ज़ जो है वो कई महीनों तक जो है वो नहीं होता, ये दौरे की शक्ल में होता है, ये एपिसोडिक प्रॉब्लम है, यानी कभी कभार इसका दौरा हो और हम कहते हैं नहीं जी बस एक दफ़ा तकलीफ़ हुई थी उसके बाद मुझे दमा नहीं हुआ। भाई यही तो दमे की तारीफ़ है कि वो लगातार शुरू में नहीं होता, बल्कि वो कई वक्फे के बाद होता है, बाज़ का कई महीने और कई सालों के, और बाज़ का किसी सीज़न में जाके होता है। ये एलर्जिक अस्थमा है। इसका इलाज ये नहीं होता कि हम ऐसे कहें कुछ वैक्सीन लगवा लीजिए कि फ़लाँ चीज़ से आपको एलर्जी है। दुनिया में करोड़ों चीज़ें ऐसी हैं
जिससे इंसान को एलर्जी हो सकती है, क्या 5, 6 या 7 वैक्सीन इसके इलाज हो सकता है? ऐसा नहीं है। यही वो गलती है जिसको लोग मानते भी नहीं और कहते हैं कि दमादम से जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है। आज मैं अपने दोस्तों के सामने वो हकीकत रखूँगा कि तिब्ब से क्या समझती है, नज़रिया मुफरद आज़ाई से क्या समझता है। तिब्बी यूनानी के मुताबिक दमा जो है उसकी 3 अक़साम होते हैं, दमा बलगमी, दमा याबस और दमा हार। यानी और रतूबात की जाती से दमा, खुश्की और तेज़ाबियत की वजह से दमा, और हरारत और सफरा की जाती से दमा। नज़रिया मुफरद आज़ा की थ्योरी के मुताबिक आसाबी दमा, उज़लाती दमा और बलगमी दमा और सफरावी दमा, जिसे हम आसाबी दमा, उज़लाती दमा और सफरावी दमा। तो अब दोस्तों मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बलगमी या आसाबी दमा है। जिस वक़्त मरीज़ को दमे का अटैक होता है, जैसे मैंने पहले कहा, इसके अंदर क्या होता है, सांस की नालियां सिकुड़ती हैं और ऑटोमेटिकली इन नालियों के अंदर रतूबत और सिक्रीशन आना शुरू हो जाती है। जिस वक़्त मरीज़ को आसाबी दमा होता है, वो खांसता है और इतना शिद्दत से उसको खांसता है कि बजाय के बलगम और रेशा खारिज होने के उसे उल्टी हो जाती है। उस उल्टी में बहुत सारी रतूबतें खारिज होती हैं। इसको हम बलगमी दमा कहते हैं। और इसकी अलामात क्या होती हैं? मरीज़ को कसरत से पेशाब आता है, उसकी ज़बान के ऊपर सफ़ेद रंग की लेयर सी होती है, उसका ब्लड प्रेशर वो लो हो रहा होता है, और ख़ास पर जब वो बहुत ज़्यादा लस्सी है, दूध है, तरबूज है और इस तरह की रतूबात वाली चीज़ों के इस्तेमाल ज़्यादा करता है, या जब वो सैल समंदर के करीब होता है, या जब बारिश का मौसम हो और हवा के अंदर बहुत ज़्यादा रतूबात हो और वो रतूबात को इनहेल कर लेता है, तो उन दिनों के अंदर उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। और इसके इलाज हम क्या करते हैं, यह भी आप नोट फरमा लीजिएगा। ये बहुत ही कामयाब इलाज है। सिर्फ आप 2 से 3 महीने ये दवाएं इस्तेमाल करें, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन दम से नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। इसके अज़ा नोट कीजिएगा। इसमें है तुख्म मेथी, राई सुर्ख, कलवंजी और काकड़ा सिंगी। ये रेशोज़ मैंने आपके सामने लिख भी दी हैं। इसी रेशो से इनको बनाइएगा। और बड़े जो लोग हैं यानी जवान आदमी है, वो इसको 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम ले, और जो बच्चे हैं वो इसको सिर्फ उनकी उम्र के मुताबिक है वो आधे ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक दिन में 3 से 4 दफ़ा पानी के साथ ले सकते हैं। दूसरा दमे की हम बात करें तो वो दमा जिसे हमने उज़लाती दमा कहा, जिसको हमने तेज़ाबियत से पैदा होने वाला दमा कहा, जिसको हमने कहा कि ये यबूसत और खुश्की की वजह से दमा पैदा होता है। इसके अंदर भी सांस की नालियाँ सिकुड़ती हैं, उनमें रतूबत जो है वो एक्सक्रीट होती है, उसमें रतूबत जमा होती है, मरीज़ खांसता है, खांसते खांसते उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है, और सिवाय इसके कि थोड़ी सी लेसदार बलगम, उसको चिपचिपी सी बलगम उसके गले से निकलती है और थोड़ा सा उसको रिलीफ होता है। मतलब ये है कि सांस की नालियों में जो अब रतूबत जमा हुई थी वो इंतहाई लेसदार थी, चिपचिपी थी, गम की तरह, यानी उसके अंदर बहुत तारे बन रही थी। इतनी वो लेसदार थी कि मरीज़ को अब हलक से भी निकालते हुए बड़ी मुश्किल हो रही थी। इस मरीज़ की अलामत क्या होती हैं? इसको शदीद कब्ज़ रहती है, इसका रंग काला होना शुरू हो जाता है, इसके पेट में गैस और अफारा होना शुरू हो जाता है। ये जब कभी कोई खट्टी चीज़ खाएगा, जैसे अचार खा लिया, कोई खट्टा फल खा लिया, या जब शदीद सर्दी का मौसम था, उस वक्त इन मरीज़ों को अटैक होता है, और इनका अटैक सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ये खांसते खांसते इनका बुरा हाल हो जाता है, और ख़ास पर इन मरीज़ों को जो अटैक होता है वो रात के पिछले पहर में होता है, क्योंकि रात के पिछले पैर में सर्दी बढ़ रही होती है। उसकी सर्दी की वजह से इनकी फेफड़ों के अंदर जो नालियाँ हैं उसमें सुकेड़ भी वाक़ हो रहा होता है, और वो जो रतूबत है वो जम भी जाती है और वो लेसदार हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ों को ये उज़लाती दमा होता है या तेज़ाबियत से पैदा होने वाला दमा होता है। ऐसे मरीज़ों को जब हम इलाज क्या करते हैं कि इसके लिए जो नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, आप ये नोट फरमा लीजिए। इसमें है आपने अजवैन देसी, सुर्ख राई, तेज़पात ये 10-10 ग्राम लेना है, और कुश्ता बारह सिंगज है वो 30 ग्राम आप इसमें डालें, और इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 500 मिलीग्राम का कैप्सूल जो है वो दिन में 4 दफ़ा पानी के साथ लीजिएगा। और तमाम तुर चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनसे परहेज़ करना है, सर्दी से आपने बचना है। इंशाअल्लाह ये दमा जो है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तीसरा दमा की वो किस्म है जिसे हम सफरावी दमा कहते हैं।
अक्सर लोगों में ये गलती हो जाती है कि वो लोग इसको बलगमी दमा कह रहे होते हैं। बलगमी दमा और सफरावी दमा में बड़ा फ़र्क होता है। बलगमी दमा के अंदर रतूबात पानी की तरह होती हैं, मरीज़ खांसता है और खांसते खांसते उसे उल्टी हो जाती है, ये बलगमी दमा है, यह रतूबात की ज़्यादती से होने वाला दमा है। लेकिन जो दमा सफरावी है या जो दमा हम इसे गुदी दमा कहते हैं, इस दमा के अंदर मरीज़ खांसता है और उसको खांसने के बाद बलगम का अखराज होता है और वह बलगम पीले से रंग की गाढ़ी सी होती है। जब ये बलगम निकल जाती है तो मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा सुकून हो जाता है, उसका सांस बहाल हो जाता है। ये दमा भी कसीरुल वकू होता है। ये भी अक्सर लोगों में ज़्यादा दमा यही पाया जाता है कि पीले रंग की गाढ़ी सी बलगम को खारिज होती है और वह अक्सर लोग बलगम खारिज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको सांस बहुत जल्दी बहाल हो जाता है। अब इस दमे का जब हम इलाज करेंगे तो हम बलगम को पतला पहले करेंगे और फिर इसको खारिज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम अद्वियात दे के इसको खुशक करने की कोशिश करें। अगर हमने अद्वियात दे के इसको खुशक कर दिया तो ये मरीज़ कभी भी ठीक नहीं होगा, बल्कि ये मरीज़ मज़ीद उससे बदतर हालत में चला जाएगा। यानी जैसे हमने कहा कि दमे के 3 स्टेजेस थी, माइनर, मॉडरेट और सीवियर। अब हम अपनी ही गलती से इसको सीवियर कंडीशन में लेके चले जाएंगे। इसका इलाज क्या है कि सुहागा बिरियाँ, सफ़ेद रंग का जिसे हम कहते हैं सुहागा, ये भी पंसारी से मिल जाएगा। इसको तवे पर रख के आप इसे गर्म करेंगे तो पहले ये पानी की तरह हो जाएगा, फिर इसमें जो पानी है वो वेपोरेट हो जाएगा और ये फूल कर सफ़ेद रंग का फाइन पाउडर बन जाएगा। इसको हमारी तिब्बती ज़ुबान में कहते हैं सुहागा बिरियाँ। सुहागा बिरियाँ है। उसके अलावा आपने लेने रेमन खताई और तीसरी चीज़ जो है वो मलट्ठी। ये 3 चीज़ें बराबर वज़न में लेकर आपने इसे पाउडर करके रख लेना है और सुबह दोपहर शाम जो है, बड़े जो लोग हैं वो 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम, और छोटे बच्चे जो हैं उनकी उम्र के मुताबिक आप आधा ग्राम से 1 ग्राम तक दे सकते हैं। आप इसे शरबत बनफ्शा के साथ दीजिए। 5 चम्मच शरबत बनफ्शा 1 गिलास पानी में डालें और उसके साथ ये दवा दें सुबह दोपहर शाम, तो इंशाअल्लाह ये बलगम ऐसा जो वो पतली होकर खारिज हो जाएगी। और दरअसल ये दमा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हमारे फेफड़े की नालियों के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसकी सोजिश की वजह से ज़्यादा होता है। जब तक हम उस सोजिश की वजह को ख़त्म नहीं करेंगे, यानी गर्म ग़िज़ाएँ खाना बंद नहीं करेंगे, हम गर्म माहौल में रहना जो है उसको नहीं छोड़ेंगे, तो ये दमा बार बार होता रहेगा। और ये दमा हमेशा गर्मियों के मौसम में ज़्यादा हुआ करता है। तो दोस्तों, जब तक हम असल वजह को ठीक नहीं करते, जब तक हम मरीज़ के अंदर इम्यूनिटी पैदा नहीं करते, तो बताइए क्या ये मर्ज़ ठीक हो सकता है? कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हमारी देसी अद्वियात के अंदर ये क्वालिटी है कि ये दरअसल जो उस कमज़ोर होता है उसके अंदर जो है वो ताकत पैदा की जाती है, उसमें इम्यूनिटी पैदा कर दी जाती है। जिस तरह हम सब लोग जो हैं वो जहाँ बैठे होते हैं, बहुत एक जगह पे 100 लोग बैठे हैं और कोई ऐसी आंधी चलती है, धुआं होता है, तो जब सिगरेट कोई बंदा पी रहा होता है या सिगरेट का धुआं उन तक चला जाता है, तो उससे क्या होता है कि सिर्फ 5-7 लोग ऐसे होते हैं जिनको सांस का अटैक होना शुरू हो जाता है। बाकियों को क्यों नहीं होता? इसलिए कि बाकियों के अंदर इम्यूनिटी पूरी होती है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त है। वो ये ऐसी जो इरिटेंट चीज़ें होती हैं, ऐसी खराश जो पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं, जो एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं, उनके खिलाफ उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है और उनको खांसी और दमा नहीं होता। हमारा काम ये नहीं है कि सोजिश को उतार दें, हम ये करेंगे कि उसका जो उस कमज़ोर है, जो उसका सेल कमज़ोर है, क्या फेफड़े की नाली के अंदर जो नर्व सेल्स पाए गए थे वो कमज़ोर थे, उसके अंदर जो उज़लाती खुलियात जो मस्कुलर सेल्स पाए थे क्या वो कमज़ोर थे, या एपिथेलियल सेल जो थे उनकी इम्यूनिटी कम थी, किसकी इम्यूनिटी में ख़राबी आई थी? हमने यही क्लासीफाई किया कि दमा 3 अक़साम का था, यानी आसाबी दमा, उज़लाती दमा और गुदी दमा, यानी आसाब की सोजिश से पैदा होने वाले दमा और उज़लात की सोजिश से पैदा होने वाले दमा और गुदी सोजिश यानी एपिथेलियल सेल्स की सोजिश से पैदा होने वाला दमा है। इनको पहले क्लासीफाई जब तक हम नहीं करेंगे, हम इसका मर्ज़ का इलाज नहीं कर सकते। स्टीराइड से आप वक्ती तौर पर मर्ज़ दबा तो सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिए, स्टीराइड आपकी इम्यूनिटी का बेड़ा गर्क कर देता है, वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़ीद कमज़ोर कर देता है। यही वजह है कि जो लोग स्टीराइड यूज़ करते हैं, ऐसा उनका दमा बढ़ता चला जाता है। जबकि अगर तिब के मुताबिक प्रॉपर इलाज किया जाए और एक मुस्तनद मुआलिज पहले उसकी तशख़ीस करे कि ये मर्ज़ क्यों हो रहा है,
तो फिर उसका जब इलाज करता है तो 2 से 3 महीने के इलाज से वो मर्ज़ मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाता है। और ये कौल गलत साबित हो जाएगा कि दमा दम से जाता है, ऐसा नहीं होता। वही दमा दम से जाता है जिसको दबाया जाता है स्टीरॉयड के साथ, जिसका गलत इलाज किया जाता है स्टीरॉयड के साथ। तब कभी भी स्टीरॉयड इस्तेमाल नहीं करवाता और तबीब हमेशा अपने असूल और कानून के मुताबिक इलाज करता है तो दमा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। हर्बलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इसाक सुल्तान फ्राम लाहौर।